इसे कहा जाता है मोशन इन 2 डायमेंशंस। अब देखो ये पुराने चैप्टर से बिल्कुल लिंक अप है तो बड़ा आसान लगेगा। अब मोशन इन 2 डायमेंशन क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, आए जरा बात करते हैं। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ दिस इज सपोज टू बी द वाई एक्सिस एंड दिस इज सपोज टू बी द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपकी बॉडी एक्स पर मूव करती है तो ये 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल मोशन। ये होमवर्क नहीं है भाई, हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर आपकी बॉडी हवा में मूव करती है वर्टिकली, जैसे हम लोग लास्ट वर्ष में देख के हैं, तो इट्स बेसिकली आल्सो 1D मोशन एंड इट्स अ वर्टिकल मोशन। लेकिन अगर आपकी बॉडी इस तरह मूव करती है लाइक दिस, ये है 2D मोशन, कि आपकी बॉडी एक्स पर भी अपने आप को चेंज कर रही है, वाई पर भी अपने आप को चेंज कर रही है। तो इस तरह के मोशन की अब बारी आ चुकी है। 2 मोशंस हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। इसमें से एक कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय टुडे, एंड द अदर वन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो अब आप अपने पास एक हेडिंग डाल दो, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल वगैरह सब है क्या? तो प्रोजेक्टाइल जो होता है ना बेटा, इट्स बेसिकली अ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग तो समझ में आता है ना सबको, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करती है। प्रोजेक्टाइल काम किस तरह से करता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करेंगे सरफेस है, उसमें यहाँ पर एक बंदा है, क्या बना दिया ना। उसके पास एक फुटबॉल है, उसने किक किया उसको। अब जब ये फुटबॉल किक होगी तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, और ये इस तरह से जाकर यहाँ लैंड होगी। तो ये जो पाथ बना है ना, ये वाला, ये कहलाता है असल में एक तरह का पैराबोलिक पाथ। क्या कहलाता है भाई? पैराबोलिक पाथ। और इसी को अगर हम देखें तो इसका इन्फ्लुएंस एक्स पर भी है और उसका इन्फ्लुएंस वाई पर भी है। तो इट इज बेसिकली नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है बच्चों? तो अगर आपकी बॉडी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, इट मींस इट इज परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन सर हम सब मोशंस पढ़ते हैं, तो इस आखिरी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा खास क्या है कि इसको अलग नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि भाई अ फ्री falling body is called projectile which covers displacement along the x axis and y axis respectively such that the x component of its velocity remains constant. ये important point है. But the y component of velocity changes. But the y component of velocity changes. कोई भी ऐसा मोशन जो x और y पर साइमल्टेनियसली मूवमेंट कवर करवाए, इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट सेम रहे लेकिन y कंपोनेंट चेंज हो रहा हो, तब जाके बनता है प्रोजेक्टाइल। कॉपी करो शाबाश।
ठीक है बच्चों, अब मैं तुम लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ भी दिख रहा है सबको। अब फॉर एग्जाम्पल ये देख, ये तोप है एंड आई एम जस्ट चेंजिंग इट्स एंगल। अब देखो ये इंक्लाइंड है ना बीच में। अब जैसे ही मैं इसको फायर करूंगा, स्लो मोशन में देखता हूँ, ये देखो, ये जो इसने पाथ बनाया, अब आप देख सकते हैं इसका इन्फ्लुएंस एक्स पर भी था, इसका इन्फ्लुएंस वाई पर भी था। चलो दोबारा बना, अब कंपोनेंट्स के साथ बनाते हैं इसको। ये देखें, हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा तो देखें सीधा, वर्टिकली फेंकूंगा तो बिल्कुल सीधा वर्टिकल जाएगा जाएगा और एज इट इज वापस आ जाएगा। देखो ये वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर मैं इसको बीच में रख के फेंकता हूँ, आप देखिए सर कंपोनेंट्स ना, ये देखो बहुत तेज जा रहा है। चलो ये देखो, अब देखो, now this is the x component of velocity and this is the y component of velocity। प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है तो x कंपोनेंट आगे की तरफ है, और ऊपर जा रहा है तो y कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। अब देखो, चले, ये वो पॉइंट है जहां प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, लेकिन आगे तो जा सकता है। तो देखो यहाँ पे y कंपोनेंट 0 हो गया और x कंपोनेंट सामने की तरफ है। अभी नीचे जब जाएगा तो देखो x तो अब भी सामने की तरफ रहेगा, लेकिन अब y नीचे की तरफ हो जाएगा। अब बच्चों एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, मैं तुम लोगों का भी क्रिएट करवा दूं। देखो, अब देखो x की लेंथ देखो और y की लेंथ देखो। अब मैं जो जिससे पूछूंगा मुझे जवाब दे देगा। हाँ भाई, अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा। ऐसा x की लेंथ को देखें और y की लेंथ को देखें। समझ में आया सबको? थ्रू आउट द जर्नी x की लेंथ सेम थी, लेकिन y की लेंथ ऊपर जाते हुए कम हो रही थी और नीचे आते हुए ज्यादा हो रही थी। वजह, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी का भी एक कंपोनेंट डाल दूं, ये देखो, अभी जो नीचे वाला एरो है ना, जो नीचे की तरफ दिख रहा है, असल में कौन सी एक्सेलरेशन है? ये है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो लगातार ऊपर वाली बॉडी को रिटार्ड कर रही है और फिर नीचे आते वक्त उसे एक्सेलरेट कर रही है। समझ में आ रही सारी बातें? क्लियर? चलें, अब अगर ये दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, अब मैं इसमें एयर फ्रिक्शन डाल देता हूँ। हाँ भाई, क्या डाल दी मैंने बच्चों? मेरे इसमें एयर फ्रिक्शन। पहले एयर फ्रिक्शन नहीं थी, आइसोलेट सिस्टम था, अब हमने रियल लाइफ में परफॉर्म किया। अब देखो अब क्या होगा, कोई मुझे ऐसी विजुअलाइज करके बता सकता है कि आप एयर फ्रिक्शन डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी, बता सकते हैं आप लोग मुझे? नो चेंज, आई गेस सर, एक्स कॉम्पोनेंट विल रिड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। आओ जरा देखते हैं। चलो फायर, ये देखो, अब ये थोड़ा पहले गिरा, हाइट इसने अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही अटेन किया, लेकिन इसका एक्स कम हो गया ऑटोमेटिकली। एक बात समझ में क्लियर हुआ? चलो अब 45 पे फेंकते हैं, बगैर रेजिस्टेंस के फेंको तो यहाँ गिरता है। अब एयर रेजिस्टेंस के साथ फेंको, थोड़ा पहले गिरता है। इसका मतलब एयर उसको रेजिस्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली एक्स कंपोनेंट पे इफेक्ट पड़ता है। यस, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज। एक बात समझ में सबको? तो बच्चों इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हुआ भाई सब कुछ? डन? की बात है, समझ में आया सबको? क्रिस्टल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलिए गुड। ये आपकी सरफेस आ गई एंड दिस इज सपोज टू बी अ प्रोजेक्टाइल। सही है बेटा, प्रोजेक्टाइल आ गया। अब यहाँ से आपने बॉल को किक किया था,
तो ये थी इसकी वेलोसिटी। अच्छा, ये जो है ना इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं या vi लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे v नॉट एंड दिस इज सम एंगल थीटा। तो इसी वजह से अगर मैं इस वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट बनाऊंगा तो वो बनेगा v नॉट x, और y कॉम्पोनेंट बनाऊंगा तो क्या बनेगा v नॉट y। अब देखो ऊपर जाते हुए x कॉम्पोनेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट y जो है वो रिड्यूस होगा, और एक वक्त आएगा कि x कॉम्पोनेंट अब भी सेम रहेगा लेकिन y हो जाएगा 0। अब लेट्स सपोज ये फाइनल में कन्वर्ट हो गया। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल में एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों आगे जाते वक्त एक्स भी अब फाइनल हो गया, लेकिन एक्स की देखो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब वाई जो है वो नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, और बिल्कुल अपने एंडिंग पॉइंट पे आके वाई ने तकरीबन अपनी पुरानी वैल्यू अटेन कर ली, और एक्स की जो वैल्यू है वो तकरीबन सेम ही रही। तो यहाँ पर आपके पास जो वी नॉट वाले फैक्टर्स थे वो इनिशियल थे, और जो वी वाले फैक्टर्स हैं वो फाइनल। समझ में आई? तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तभी देखो इसको मैंने इनिशियल कंसीडर किया, इसको फाइनल, तो देखो v नॉट से एकदम सिंबल जो है v में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये कहलाएगा v नॉट x, ये कहलाएगा v नॉट y, ये होगा v नॉट cos थीटा, ये होगा v नॉट sin थीटा। इसी तरह से दूसरा कहलाएगा vx vy, ये होगा v cos थीटा, और ये होगा v sin थीटा। और ये बात तो हमने अभी देख भी ली कि भाई थ्रू आउट द जर्नी एयर फ्रिक्शन ना हो तो दोनों कंपोनेंट्स बराबर हो जाते हैं। जब एयर फ्रिक्शन क्या होती है, एयर फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। लेकिन एयर फ्रिक्शन हो ना हो, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ जाती है। ग्रेविटी ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, और इसकी वजह से आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप खुद देख सकते हो, अगर न्यूमेरिकली इनको बराबर कर दो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी ना इनमें, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बोलेगा यार सर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। समझ रहे हो बच्चों? एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड आवर प्रोजेक्टाइल। अच्छा जी, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्राफ आपको सिखा दूं। सपोज करिएगा जी ये टाइम है, पहला जो ग्राफ है वो डिस्टेंस का बना, दूसरा बना वेलोसिटी का, तीसरा बन गया आपके पास आपकी एक्सेलरेशन का। सही है? बहुत छोटा सा बनाऊंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो देखो बिल्कुल ऐसे ही बने, यानी कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और फिर प्रोजेक्टाइल ने डायरेक्शन चेंज करी नीचे आ गया, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस का ग्राफ भी नीचे आ गया। अब सुने, यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट्स हैं, बीच में एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, और यहाँ वेलोसिटी दोबारा से नेगेटिव मैक्सिमम हो जाती है। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी, ये एच मैक्स था, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी, और यहाँ फिर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम, वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह बनेगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द जर्नी नीचे की तरफ एक्ट करती है, और वो बराबर होती है जी के। तो लेट्स सपोज अगर ये जी का पॉइंट है तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। तो ये तीन तरह के ग्राफ्स बनते हैं। पूछे तो नहीं जाते, कभी कभार ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो यू शुड बी ओके विद दैट। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कर लो।
ठीक है बच्चों, कॉपीड, आगे चलें। सर इट्स डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज, नहीं डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज नहीं होगी। अच्छा ये तो पहले का। चलो भाई अब फॉर्मूले बना। अब देखो फॉर्मूलाज बहुत आसान से हैं, फॉर्मूलाज बहुत आसान से बच्चों। फॉर्मूलाज में क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो दो एक्सेस के लिए सेपरेटली बनेंगे, एक बनेगा एक्स एक्सेस के लिए और दूसरा जो फॉर्मूला है वो बनेगा किसके लिए बच्चों, दूसरा बनेगा वाई एक्सेस के लिए, ठीक है। अच्छा भी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आप लोग बोलोगे सर कोई चेंज नहीं, तो इट मीन चेंज इन वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो, इट मीन्स इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही जानी मानी इक्वेशन है विच इज बेसिकली एस इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एक्स के, वेलोसिटी बराबर हो जाएगी वी नॉट एक्स के और टी के। इस वी नॉट एक्स को मैं वी एक्स टी भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी सेम रहती है। लेकिन y पर ऐसा नहीं है, y पर जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन। इसी वजह से यहाँ पे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होंगी, जो कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के भी आ चुके हैं और यूज भी कर चुके हैं। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू y रखे जाएंगे। जैसे फाइनल वेलोसिटी y की क्या थी, वी वाई। इनिशियल वेलोसिटी y की क्या थी, वी नॉट वाई। a के साथ क्या आएगा, जी टी। ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव, प्लस माइनस। वर्टिकल में जो डिस्टेंस कवर होता है वो h के बराबर है, एच मैक्स नहीं कह रहा उसको मैं, h के बराबर कह रहा हूँ, तो ये बन जाएगा h इज इक्वल्स टू दोबारा से वी नॉट बाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू जी एच इज इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। देखो ट्रेंड बिल्कुल सेम ही है तीनों का, बस फॉर्मूले के सिंबल्स बदल गए। समझ में आई सारी बात है। तो अब हम इन इक्वेशंस को जो है सॉल्व करके चलेंगे और हमारा जो काम है वो शुरू होता है। अब ये जो इक्वेशंस है ना, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कब अप्लाई होंगे, जरा 2 मिनट मेरी बात सुनो। देखो हमारे पास जो बच्चों प्रोजेक्टाइल था वो असल में ये है, लेकिन हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ना बेटा, हम उसके दो टुकड़े कर देते हैं। यानी कि जो एच मैक्स है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। आप सपोज करें एच मैक्स पर एक बिल्डिंग बना दी मैंने, यहाँ से एक पत्थर मैंने बिल्डिंग के ऊपर फेंका, तो देखो हाफ प्रोजेक्टाइल बना, कौन से वाला केस बना, थ्रो का। दूसरी मरतबा मैंने बिल्डिंग के ऊपर से नीचे एक पत्थर फेंका तो हाफ प्रोजेक्टाइल बना, लेकिन कौन सा वाला केस बना, ड्रॉप का। तो अगर थ्रो या ड्रॉप आ जाए तो ये वाले फॉर्मूले जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूले जो है वो लगते हैं किस प्रोजेक्टाइल के लिए, ये लगते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल। और अगर आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से स्टार्ट होकर डायरेक्टली इस पॉइंट पर एंड करता है तो ये फुल प्रोजेक्टाइल है, जो मैं इसके बाद सिखाऊंगा। अभी तो खैर हम लोग हाफ प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी सिंपल सी जुगाड़ ये है, जब भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को थ्रो या ड्रॉप लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाएगा दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू हाफ प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया।
हाँ बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर की बात है। चलो गुड। चलो बस अब मैं इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और उसके बाद बस हमारा काम जो है बच्चों वाइट अप हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे होंगे आए देखते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप प्रोजेक्टाइल के एच मैक्स पे चले जाओ, तो एच मैक्स पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कितना एंगल होता है? तो देखो आप देख सकते हो, एक्सेलरेशन जो कि जी के बराबर है वो डाउनवर्ड्स है, और ये हॉरिजॉन्टली है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो हमारा आंसर होगा भाई, एट एच मैक्स एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। कभी कभार आता है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी खैर, आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाफ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन हम करेंगे, बस पे काम करो। तो अ हेलीकॉप्टर a helicopter is moving horizontally at 20 meters per second, drops a package from a height of 20 meters full stop. Find the horizontal distance covered by package. अब सपोज करते हैं भाई, ये आपका जो है वो हेलीकॉप्टर है। हाँ भाई, हेलीकॉप्टर है, and it is moving horizontally with some speed which is 20 meters per second. अब देखो हॉरिजॉन्टली का वर्ड आ गया, तो तुम लोगों ने लाजमी तौर पे लिखना है कि वी नॉट एक्स है। अच्छा, क्या यहाँ पे वाई एक्सिस पर कोई मूवमेंट है? नहीं, तो आपने इनिशियल वाई को ऑटोमेटिकली क्या ले लेना है? जीरो ले लेना है। जमीन से इस पर इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर। अगर तो बच्चों की रुका हुआ होता है, इसमें मूवमेंट ना होती और पैकेज को ये ड्रॉप करता, तो पैकेज सीधा नीचे आता। लेकिन ये आगे भी जा रहा है, पैकेज को नीचे भी आना, तो ये देखो मोशन इन टू डायमेंशन बनेगा, तो पैकेज जो है वो कुछ इस तरह से गिरेगा यार, ठक कर। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन मैंने आपको सिखाई थी, एस इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टी। एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एस लिख देते हैं। अब देखिए, वी नॉट एक्स तो 20 है, लेकिन टी नहीं पता, टी निकालना है। अब मुझे बताओ, क्या किसी को कोई शॉर्टकट याद है जो मैंने किसी को सिखाया था कि भाई अगर हाइट गिवन हो, टाइम निकालना हो, या टाइम गिवन हो हाइट निकालनी हो, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था तुम सबको, याद करो। गुड, एच इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। तो एच इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगेगा। तो एच कितना है? 20। ये शॉर्टकट था, कैंसिल किया तो कितना बन जाएगा? 4। स्क्वायर हटा, रूट आया, और 4 का रूट कितना निकलता है? 2 सेकंड। कहानी खत्म, पुट करो। तो 20 इंटू टू गिव्स यू 40 मीटर्स। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर होगा ये कितने मीटर्स का होगा? 40 मीटर्स का होगा। एक बार समझ में किस तरह से होता है न्यूमेरिकल? जिस तरह से इक्वेशन और मोशन के न्यूमेरिकल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है इस वाली भी। हो गई जी, जस्ट काइंडली कॉपी इट। समझे बच्चों को मेरी बातों को?
ठीक है भाई, ओके जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे कहता कि भाई तुम जरा vx भी निकालो और vy भी निकालो, क्योंकि देखो यहाँ पर तो vy होता और vx तो होता ही होता, तो आपने कुछ भी नहीं करना था। vx तो v नॉट x के बराबर होता, तो आप कहते सर 20 ही होगा। vy की नहीं, आप ये वाली इक्वेशन लगाते v नॉट y प्लस gt। v नॉट y 0 है, g की जगह 10 और टाइम कितना है 2, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। ये पूछा नहीं था, नहीं मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया ताकि आइडिया हो जाए। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy throws a ball at 5 meters away to the top of a building 5 meters high. Find the initial vertical component of velocity. For example, ये बिल्डिंग है, 5 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है, तो 5 मीटर ही इसकी हाइट भी है। यहां से उसने ऊपर एक चीज फेंकी। अच्छा भाई, थ्रो का केस में अगर तुम्हें याद हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना जहाँ पे हमने इसको लिखा था। देखें, जब भी ड्रॉप का केस आएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब भी थ्रो का केस आएगा बॉडी जब ऊपर जाके 1 सेकंड की रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे आपने खुद लिखना है कि यार वी वाई जो है वो 0 होगा, और वी नॉट वाई आपने निकालना। नीचे जो है वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, टाइम हमें गिवन नहीं है, हाइट गिवन है। तो बच्चों कोई इक्वेशन जहन में आ रही है, कौन सी लगाऊं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? वाई वाली इक्वेशन ही लगेगी ऑब्वियस। हाँ भाई, कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं? 2as, वेरी गुड। तो -2gh इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। ये तो खत्म, g की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वी नॉट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। g की जगह पे 10, हाइट की जगह पे 5, 5 टू 10, 10 10 100, 100 का रूट निकालो तो 10 मीटर्स पर सेकंड। तो इट्स मीन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। आई बात समझ में? किस तरह से करते हैं, कॉपी करें। ठीक हो गया?
चलो जी, अब जरा मैं तुम्हारे ग्रुप पर जो वर्कशीट है जरा वो भी भेज दूं।